सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होली काउ एंटरटेनमेंट की डार्क फैंटेसी कॉमिक सीरीज यानी कि द लास्ट असुरन के बारे में। ये कॉमिक भी अघोरी यूनिवर्स से कनेक्टेड है और स्पेसिफिकली एक काफी ज्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर यानी देश की ओरिजिन स्टोरी बताती है। यहाँ पर राइटर राम वी और आर्टिस्ट गौरव श्रीवास्तव ने मिलकर इस कहानी को स्टार्ट तो किया था एज अ नॉर्मल ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर, मगर धीरे धीरे ये किसी और टैंजेंट पर ही जाना शुरू कर देती है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि यहाँ पर द लास्ट असुरन की पहली वॉल्यूम यानी कि बाइट मार्क्स में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है एंड तुम्हें क्यों ये कॉमिक जरूर पढ़ लेनी चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू गाइस, लेट्स जस्ट डाइव इन। स्टोरी की शुरुआत में देश को एक ऐसे यंग फाइटर के रूप में एस्टैब्लिश किया जाता है जो मुंबई के अंडरग्राउंड फाइटिंग सर्किट्स में अपनी जगह बना चुका है। और ये कोई ट्रेडिशनल सुपर हीरो नहीं है जो अपने नोबल कॉज के लिए फाइट करता है, बल्कि यहाँ देश को फाइट करने में मजा आती है। उसे अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस है और उसके लिए अंडरग्राउंड एमएमए फाइट्स पैसा कमाने और अपनी डोमिनेंस को प्रूव करने का जरिया है। और उसके ओपोनेंट्स के लिए वो एक नॉर्मल फाइटर नहीं है, क्योंकि देश की फिजिकल स्ट्रेंथ किसी भी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा है। उसके अंदर एक अनएक्सप्लेन्ड सी पावर है जिसे स्टोरी आगे चलकर असुरन रेस से कनेक्ट करती है। और जब भी देश गुस्सा होता है उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इससे भी डेंजरस बात ये है कि यंग देश इससे डरने की बजाय इसको एंजॉय करता है। उसके लिए ये पावर वीकनेस या कर्स नहीं बल्कि एडवांटेज है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से देश एरोगेंट या इम्पल्सिव बनने लगता है। और ये जो स्टोरी है बाइट मार्क्स, उसका कैरेक्टर आर्क भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ने से ही शुरू होता है। फिर आगे बात करें कि फाइटिंग के अलावा आखिर देश की लाइफ में किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो है अंकल मॉन्टी। अंकल मॉन्टी असल में मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक काफी खतरनाक से गैंगस्टर है और देश के लिए वो सिर्फ एक बॉस नहीं है बल्कि अल्टीमेटली एक फादर फिगर भी है। और यहाँ पर अंकल मॉन्टी को पहले से पता है कि देश के पास क्या क्या एबिलिटीज है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो अपने पूरे गैंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन भी देश को ही देकर रखता है। और वहीं देश के लिए भी अंकल मॉन्टी की इंपॉर्टेंस सिर्फ पैसा या क्राइम से ज्यादा बढ़कर है। देश चाहे यहाँ पर जितना भी एरोगेंट हो पर वो हमेशा मॉन्टी अंकल की बात तो मानता ही। मगर इस कॉमिक में तुम देख सकते हो कि इसी एक रिलेशनशिप में एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन भी मौजूद है, जहाँ पर अंकल मॉन्टी देश की केयर तो करते हैं पर कहीं ना कहीं उसकी पावर्स को गलत तरीके से यूटिलाइज भी करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर मॉन्टी को पता है कि अगर कोई भी डेंजरस सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर सिर्फ देश को ही भेजना है। और इसी एक रिलेशनशिप की वजह से स्टोरी का मेन इंसिडेंट स्टार्ट होता है। अंकल मॉन्टी यहाँ पे देश को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन यानी बनापुर भेजते हैं। और मिशन देख के ऊपर से बहुत सिंपल लगता है, जहाँ देश को बनापुर विजिट करना है और एक ब्रीफकेस को कलेक्ट करना है। और देश की पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को पढ़ते वक्त ये समझ में आता है कि मॉन्टी ने किस लिए देश को यहाँ पे भेजा है, जहाँ हमें ये रिवील होता है कि सूटकेस के अंदर कुछ ऐसा है जो सुपरनैचुरल चीजों से कनेक्टेड है। और उसकी वजह से बनापुर के लोकल पावर स्ट्रक्चर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यानी कि देश अननोइंगली एक ऐसे गेम के अंदर एंटर कर रहा है जिसका स्केल उसके इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा बड़ा है। फिर आगे रिवील होता है कि बनापुर पर एक लोकल पॉलिटिशियन यानी राजा साहब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा एक तरह के फ्यूडल रूलर जैसा है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास पॉलिटिकल पावर है, लोकल क्राइम नेटवर्क है और उसी की टेरिटरी में जाकर उसे ही चैलेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और यहाँ पर राजा साहब का कैरेक्टर इसलिए भी और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इनिशियली यहाँ पर वो किसी सुपरनैचुरल क्रिएचर की तरह रिप्रेजेंट नहीं होता। वो एक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एंड काइंड ऑफ ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर है जो कि पावर और कंट्रोल के ऑब्सेशन में कभी भी कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकता है। और उसके लिए ब्रीफकेस के अंदर छुपा हुआ वो सुपरनैचुरल ऑब्जेक्ट भी एक पावर का ही सोर्स है, जिसकी मदद से वो अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल और क्रिमिनल पावर को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देना चाहता है। और इस कॉमिक में देश और राजा साहब का जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है ये एक तरह से एक ग्राउंडेड क्राइम वर्ल्ड वर्सेस एक सुपरनैचुरल दुनिया का भी कॉन्फ्लिक्ट है। बनापुर पहुंचने के बाद देश को ये रियलाइज होता है कि सिचुएशन इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है जितना मॉन्टी ने बताई। उस ब्रीफकेस के लिए मल्टीपल पार्टीज इंटरेस्टेड हैं और राजा साहब के लोग देश को यहाँ से सिंपली जाने तो नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे देश की पर्सनैलिटी एक बार फिर से सामने आती है, जहाँ पे वो अपनी पावर्स को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसे ऐसा लगता है कि राजा साहब या उसके लोग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। इनिशियली देश की रॉ स्ट्रेंथ उसे एडवांटेज देती भी है, लेकिन जैसे जैसे एनिमीज के नंबर बढ़ने लगते हैं ये थ्रेट इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे देश की कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली डेस्परेशन में
में बदल जाती है और उसे वहाँ पे ये रियलाइज होता है कि ये एक नॉर्मल गैंग वॉर नहीं है, क्योंकि उसे वहाँ पे समझ में आ जाता है कि वो जिन भी लोगों से फाइट कर रहा है उनके पीछे कुछ और खतरनाक छुपा हुआ है और जिस ब्रीफकेस के लिए वो बनापुर आया था उसका इम्पोर्टेंस कई गुना ज्यादा है। और इसी एक पूरे सीक्वेंस के बाद बाइट मार्क्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी सामने आता है, क्योंकि देश जब अपने एक्सट्रीम प्रेशर में पहुंच जाता है तो एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर उसके अंदर का असुरन रेज अपने फुल थ्रॉटल पर अनलीश होने लगता है। और जहां पर पहले देश अपनी पूरी स्ट्रेंथ का कॉन्शियसली यूज कर रहा था, लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर उसका इंस्टिंक्ट और सबसे ऊपर उसका रेज ही पूरे फाइट को कंट्रोल करने लगता है। और इस मोमेंट पर वो सिर्फ एक अंडरग्राउंड एमएमए फाइटर नहीं लगता, बल्कि वो एक तरह से एक ऐसा बीइंग बन जाता है जो अपने सामने खड़े थ्रेट को किसी भी हालत में बस डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और इस एक सीन का इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर देश काफी सारे ओपोनेंट्स को हरा देता है, मगर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बार शायद देश को भी अपनी पावर का डार्कर साइड देखने को मिल गया है। सोचो जब तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ हो मगर तुम खुद ही इमोशनली अनस्टेबल हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डेंजर एनिमीज नहीं होते बल्कि कहीं ना कहीं तुम खुद ही बन जाते हो। यहाँ पर देश को शायद पहली बार ये फील होता है कि उसके अंदर जो वो फील कर पा रहा है, जो रेज है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन एंगर नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे जरूर कोई एंशिएंट पावर मौजूद होगी। और ये पूरी गैंग फाइट सीक्वेंस गाइस एक प्रॉपर मैसेकर में बदल जाती है। बाइट मार्क्स का यहाँ पे एक्चुअल इमोशनल आर्क यही है कि यहाँ पे देश को पहली बार एक रियलिटी चेक मिलता है, जहाँ स्टोरी की शुरुआत में वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर ऑलमोस्ट इनविंसिबल फील करता था, लेकिन बनापुर उसे दिखाता है कि दुनिया उसकी सोच से ज्यादा बड़ी है। यहाँ ऐसे फोर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके सामने फिजिकल स्ट्रेंथ भी इनसफिशिएंट हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, देश को यहाँ रियलाइज होता है कि उसकी अपनी पावर भी कम्प्लीटली उसके कंट्रोल में नहीं है और इसी पॉइंट पर उसकी फ्यूचर पर्सनालिटी की फाउंडेशन रखी जाती है और आगे चलकर यही देश मैच्योर, कैलकुलेटेड और बैटल हार्डेड नजर आने वाला है। और फाइनली गाइस ये भी कहना बनता है कि द लास्ट असुरन बाइट मार्क्स को सिर्फ एक ओरिजिन स्टोरी की तरह ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि असल में ये वॉल्यूम एक ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की फाउंडेशन रख रही है जो एक तरह से इंडियन क्राइम माइथोलॉजी और एक सुपरनैचुरल फैंटेसी के बीच एक ब्रिज का काम करता है। और यहाँ पर देश कोई ट्रेडिशनल सुपर हीरो नहीं है, इसीलिए उसकी ओरिजिन भी कोई ग्लैमरस वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करती। वो बस एक वॉयलेंट अंडरग्राउंड फाइटर है जिसके अंदर प्रॉपर असुरन रेज एग्जिस्ट करती है और उसे खुद भी ये नहीं पता कि आगे चलकर वो कितनी बड़ी लेगेसी छोड़ने वाला है। और यहाँ पर बाइट मार्क्स तो वॉल्यूम 1 था गाइस, क्योंकि आगे चलकर ये कहानी असल में तो वॉल्यूम 2 में ही शुरू होती है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि हम उसके बारे में भी डिस्कस करें इन फर्दर ऑफ एनी वीडियो, तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बता देना। एंड एज ऑलवेज, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।